Okay. Now we are starting with the last head of the income from salary, last head of the taxation, that is the income from salary. बाकी के चारों हेड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दी. अब देखो इनकम फ्रॉम सैलरी का एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं इन दैट सिचुएशन व्हेन वी आर रिसीविंग सम अमाउंट सम इनकम, दैट इनकम कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी. सही है ना. कहीं पे भी अगर आप जॉब करते हो तो देखो मेन कंसेप्ट इज व्हाट कि रिसीवर एंड गिवर इन दोनों के बीच में अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वो इनकम जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में. फर्स्ट रूल समझ में आया. तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कौन कौन से इनकम आता है उसमें का फर्स्ट रूल, जो भी रिसीवर है जो भी गिवर है उनके बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है इन दैट सिचुएशन दैट इनकम गोज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. ये क्लियर हो गया. ठीक है. तो अभी सैलरी के अंदर क्या क्या आता है उसमें से एक पॉइंट हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए एंड वो इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा. जैसे कि आप भी तो मुझे फीस देते हो तो हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है क्या? नहीं है. तो ये इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं हो सकता. बराबर है. सेकंड थिंग इज व्हाट, समझो कहीं पे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ बट आई एम नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय, मैं वहां की रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू द कॉलेज टेकिंग अ लेक्चर्स और वो लेक्चर का मुझे पैसा मिलता है, दैट इज अ सीएचबी बेसिस या तो पार्ट टाइम बेसिस. तो ऐसे सिचुएशन में भी मैं उस कॉलेज की या तो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हूँ. तो मुझे मिलने वाला जो इनकम है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आ सकता. क्लियर हो रहा है. तो पहला रूल कंफर्म समझ लो कि जब भी हम लोगों को कुछ भी पैसे मिल रहा है तो रिसीवर एंड गिवर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए. देन ओनली दैट इनकम कम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. फिर आता है रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर? डायरेक्टर यू नो इट वेरी वेल. ओके. सम टाइम क्या होता है ना, कोई पर्सन है जो उस कंपनी में डायरेक्टर का काम कर रहा है एंड ओनली वो पार्ट टाइम मींस ही इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय. वो जस्ट डायरेक्टर मीटिंग के लिए आएगा, मीटिंग के लिए वो डायरेक्टर का मीटिंग अटेंड करेगा और उसको पैसा मिलेगा बट वो कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है दैट रेम्यूनरेशन इज नॉट कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी, इट कम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है. बट वही डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय भी है और उसी के साथ वो डायरेक्टरशिप भी कर रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो उसको मिलने वाला रेम्यूनरेशन इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है. समझ में आया? दैट इज अ रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर. नेक्स्ट हेडिंग है रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर. यू नो वेरी वेल व्हाट इज द पार्टनर. पार्टनर पता है तुम लोगों को. अभी मुझे बताओ, पार्टनर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, है ना. और वो पार्टनर अपने को खुद को एक सैलरी दे रहा है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हो सकता है क्या? नहीं. ऑब्वियसली वो कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. क्लियर हो गया. तो पार्टनर को अगर या तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जा सकता है क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स ओनर है और उनको खुद को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मतलब उनका इनकम है, बिजनेस का इनकम है, इसलिए ये अमाउंट जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. क्लियर हो रहा है. एंड लास्ट आता है रेम्यूनरेशन टू द एमपी एमएलए. एमपी पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब ये जो आमदार खासदार है उनको जो पैसे मिलता है ना, मुझे बताओ ये लोग गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय है क्या? नौकर है क्या? नहीं है. बट वो लोग क्या करते हैं, वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव करके काम करते हैं, मतलब दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, हमारे लिए वो काम करते हैं गवर्नमेंट में. तो वो गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है. तो एमपी एंड एमएलए को मिलने वाले जो अमाउंट्स है दैट इज नॉट आल्सो नॉट कम अंडर द हेड ऑफ द सैलरी. क्लियर है. तो सैलरी में क्या क्या आता है क्या नहीं आता समझ में आया. ओके. अब देखो सैलरी में, सैलरी कब टैक्सेबल होगा? ये प्रीवियस ईयर का सैलरी होना चाहिए. ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब ऐसे हो सकता है कि एक पूरा साल है, उस ईयर का सैलरी में से स्टार्टिंग के 11 मंथ का सैलरी मिल चुका है, 1 मंथ का बाकी है बट मंथ इज ओवर, इसका मतलब सैलरी इज अ ड्यू, जनरेट हो चुका है, राइट ना. इसको बोलते हैं ड्यू. अभी तक मिला नहीं है, नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा. तो रूल इज व्हाट कि अगर हमारा सैलरी ड्यू है या तो रिसीव्ड है, दोनों में से जो अर्लियर सिचुएशन हुआ ना बोले. तो अभी इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 12 मंथ का सैलरी लेंगे, भले 1 मंथ का बाकी है बट ड्यू इज ड्यू मतलब जनरेट तो हो चुका है, तो इसलिए 12 मंथ का सैलरी आएगा. बट अगर समझो ऐसे हुआ कि हम लोगों को 12 महीने का तो सैलरी मिल चुका है बट आगे के 2 मंथ का सैलरी मैंने एडवांस में ले लिया, तो रिसीव्ड अर्लियर है, तो वी हैव टू कंसीडर द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर 14 मंथ्स. करंट ईयर का 12 मंथ, नेक्स्ट ईयर का 2 मंथ्स. समझ में आया? क्लियर है. तो इन शॉर्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग है तभी भी उसको इनकम कंसीडर करते हैं, एडवांस में मिला तभी भी उसको इनकम कंसीडर करते हैं. क्लियर हो गया. फिर सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है समझ लो. मैं मॉर्निंग शिफ्ट में गई एक जगह पे कुछ काम कर रही हूँ, इवनिंग शिफ्ट में गई एक जगह पे काम कर रही हूँ और आफ्टरनून में गई एक जगह पे काम कर रही हूँ, तीनों जगह पे मैं रेगुलर एम्प्लॉय. मॉर्निंग में मैं एक कॉलेज अटेंड करी, वहां की मैं रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है. आफ्टरनून शिफ्ट में मैं एक कॉलेज अटेंड करी, वहां पे भी मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ. तो इन दोनों कॉलेजेस से मुझे जो इनकम मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा. तो इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई पर्सन एक से ज्यादा जगह पे काम करता है तो वो सारे इनकम कंसिडर होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी. मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी में सब कुछ आता है, ये समझ में आया. अब सैलरी में नॉर्मली क्या क्या आता है आपको पता है? बेसिक सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी, पीछे का कुछ सैलरी बाकी था अभी मिल गया, एरियर्स ऑफ सैलरी, एन्युटीज,
पेंशन, सैलरी रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है, वो पेंशन आता है। ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का मतलब एक लमसम अमाउंट है जो हमारा ओनर हम लोगों को देता है, मतलब एम्प्लॉयर हम लोगों को एक बख्शीशी बोलता है ना हम लोग उसको, उसको बोलते हैं ग्रेजुटी। ग्रेजुटी भी सैलरी में आएगा। फीस एंड कमीशन, फीस मिल रहा है, एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द सैलरी। फिर आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इन एडिशन टू द सैलरी एंड वेजेस। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब सैलरी के अलावा, या तो सैलरी के साथ एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है हमारी जॉब से, तो वो भी सैलरी में आएगा। तो सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं आता, ये सारे पॉइंट आते हैं, ग्रेजुटी, फीस, कमीशन, या तो और कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिला, एन्युटीज मिल रहा है, अदर इनकम मिल रहा है, एडवांसेस मिला, देन कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ पैसे दे रहा है अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब पे है तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द हेड सैलरी। क्लियर हो रहा है? उसके बाद व्हाट, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है, छुट्टी का सैलरी। आप, आपको छुट्टी था फिर भी आप जॉब जाते हो तो एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है कि नहीं, उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द हेड सैलरी। फिर पर्क्यूजिट्स, पर्क्यूजिट्स का मतलब क्या होता है पता है, पर्क्यूजिट्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर पोस्ट। हमारे पोस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं हमारे जॉब से, हमारे बॉस से, उसको बोलते हैं पर्क्यूजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए लेबर है, लेबर मतलब कामगार है, कंपनी, एक कंपनी में वो कामगार है, और मिस्टर बी है ना वो वहाँ का मैनेजर है, तो मैनेजर का हाउस फैसिलिटी मिलता है, मैनेजर को ट्रैवलिंग का फैसिलिटी मिलता है, मैनेजर को कार मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता, मैनेजर के बच्चों को एजुकेशन का फैसिलिटी मिलता है, तो घर रहने के लिए हाउस रहेगा, अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे, वो सब लेबर को मिलेगा क्या, सेम कार वैल्यू का नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट इफ यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट इज नोन एज अ पर्क्यूजिट्स, पर्क्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्लियर है? तो ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट, ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्ट मिला, अलाउंसेस मिले, बोनस मिला, तो ऑल दीज आर द इनकम कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। आई होप नो डाउट इन दिस। क्लियर है? तो सैलरी में ये सब कुछ आता है। देखो अभी तक जितना सिखाया ना उसमें से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस व्हाट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर पार्टनर को सैलरी मिला तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, सैलरी में नहीं। डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिला और डायरेक्टर अगर रेगुलर एम्प्लॉय है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, नहीं है तो अदर सोर्स। एमपी एमएलए को मिला, नॉट कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी, वो यहाँ नहीं आता। क्लियर है? बस ये पॉइंट समझा। उसके बाद क्या क्या देखा था हम लोगों को, जब सैलरी मिलता है तो जब सैलरी एक्चुअली मिला है तो दोनों में से अर्ली है, जहां जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं सब जगह का सैलरी सैलरी में आ जाता है, किसी एक जगह का नहीं। अब सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेजुटी, एन्युटी, पेंशन, बराबर एक प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, देन पर्क्यूजिट्स है, ये सारे इनकम जहां से मुझे मेरे जॉब से मिल रहे हैं, मेरे बॉस से मिल रहे हैं, वो सारे के सारे इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। राइट है? क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग देखते हैं एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी एंड एरियाज ऑफ सैलरी मींस व्हाट, सम टाइम in the case of the emergencies we are taking a salary in advance from our job, from our employer। हम लोग हमारे एम्प्लॉयर से कुछ सिचुएशन की वजह से एक्स्ट्रा सैलरी पहले ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का सैलरी मुझे एडवांस में दे दो, मुझे जरूरत है, तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल है। एंड एरियाज ऑफ सैलरी मतलब इस महीने का सैलरी मिलना बाकी है, वो बाद में जाके मिल गया, वो भी तो इनकम ही है, उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। या तो एरियाज ऑफ सैलरी मतलब ऐसे भी होता है, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, ऐसे लेवल्स आते हैं, ग्रेड आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उनका सैलरी इंक्रीज होगा। समझ लो गवर्नमेंट चूंकि जितने भी एम्प्लॉइज है उनको 7th पे कमीशन अप्लाई कर दिया, अब 7th पे कमीशन लगा, इसका मतलब उनका सैलरी इंक्रीज हो गया। बट समझ लो अभी डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने कि हाँ हम लोग आपका सैलरी 5,000 से 10,000 से इंप्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब मुझे बताओ 10,000 का सैलरी अगर आज डिक्लेयर किया तो नेक्स्ट मंथ से आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? नो। गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए रहता है, सम टाइम इट मे बी 1 ईयर आल्सो। तो जिस दिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया वी आर पेइंग एक्स्ट्रा सैलरी टू यू, वहां से लेके सैलरी मिलने तक का जो पीरियड जाता है, समझो वो 1 ईयर चला गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया अप्लाई करेंगे, बट अप्लाई होते होते 1 ईयर चला गया, तो 1 ईयर का जो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा ना, दैट इज नोन एज अ व्हाट, एरियर्स ऑफ सैलरी, और वो लमसम में एक साथ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, एरियर्स ऑफ सैलरी बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा? एरियर्स ऑफ सैलरी क्लियर है? गुड। उसके बाद तो एरियर्स ऑफ सैलरी रहने दो, एडवांस सैलरी रहने दो, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहाँ तक क्लियर है? वॉलंटरी पेमेंट्स, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान देना। वॉलंटरी पेमेंट्स का मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली सैलरी के साथ हम लोगों को हमारे जॉब से हमारे बॉस ने हम लोगों को कोई अमाउंट एक्स्ट्रा दे दिया, खुद से ले लो, आपको ये काम अच्छा किया इसके लिए, दैट इज ऑल्सो इनकम, वो इनकम भी इनकम हम सैलरी में ऐड करेंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस सैलरी। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्रॉस सैलरी, व्हेन समथिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरीज, सैलरी में से कुछ ना कुछ माइनस है तो उसको नेट सैलरी बोलते हैं।
तो समझ लो सैलरी में से कुछ माइनस करके नेट दे के रखा है क्वेश्चन में, तो जो जो माइनस किया वो वापस से ऐड करके वी हैव टू कंसीडर ग्रॉस सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऑलवेज हम लोगों को ग्रॉस सैलरी चाहिए। अगर क्वेश्चन में नेट सैलरी देके रखा है मतलब समथिंग ऑलरेडी माइनस है, अगर कुछ माइनस है तो उसको वापस से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, उसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस सैलरी। समझा कि नहीं समझा? गुड। उसके बाद परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब मैंने अभी बताया था, व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर पोस्ट, दैट इज नोन एज अ परक्यूजिट्स। अब परक्यूजिट्स में ना अलग अलग कैटेगरीज होती है। सम परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना वो सबके लिए टैक्सेबल होते हैं, यस और नो, ठीक है। उसके बाद परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कुछ परक्यूजिट्स है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं, एंड परक्यूजिट्स नॉट टैक्सेबल एट ऑल। अभी ये याद रखने का जरूरत नहीं, बस आपको बस सिलेक्टेड पॉइंट याद रखने, कौन कौन से मैं बता देती हूँ। सबसे पहला वाला क्या है, डायरेक्टली जाते हैं हम लोग परक्यूजिट्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट, जो आप लोगों को यूजफुल है वही बता रही हूँ, ठीक है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखो मेडिकल ट्रीटमेंट होता क्या है, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यहाँ ध्यान दो। मेडिकल ट्रीटमेंट होता क्या है, समझ लो कोई पर्सन है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय का मतलब समझते हो ना, जॉब करता है किसी कंपनी में, और उसने अगर मेडिकल का ट्रीटमेंट लिया, समझ लो ये ट्रीटमेंट उसका हो रहा है खुद के लिए या तो फैमिली मेंबर के लिए, उसमें दो कैटेगरी होती है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। मेडिकल ट्रीटमेंट वो इंडिया के हॉस्पिटल में ले रहा है तो इन इंडिया, इंडिया के बाहर के हॉस्पिटल में ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड इंडिया। ये दो पॉइंट समझा। अगर उस बंदे ने मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में लिया और वो ट्रीटमेंट कंपनी के खुद के हॉस्पिटल में लिया, समझ लो मिस्टर ए है और ये मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, एबीसी लिमिटेड का खुद का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, और मिस्टर ए अगर बीमार होता है तो उसने जाके अपने ही कंपनी के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। जहाँ कहाँ पे हो रहा है, वो इन इंडिया हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है बोलो, इन इंडिया। तो यहाँ पे समझो उसने ट्रीटमेंट ओन हॉस्पिटल में लिया, ओन मतलब खुद का नहीं, जहाँ पे वो जॉब करता है उस कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है, उसमें जाके ट्रीटमेंट लिया, तो ट्रीटमेंट का जितना भी अमाउंट खर्चा हुआ, जैसे कि इसके ट्रीटमेंट का 1 लाख का खर्चा हुआ, तो इसने 1 लाख एक्सपेंस कर दिया, खर्चा हो गया। बट जितना खर्चा हो रहा है ना वो कंपनी रिएम्बर्स्ड करती है, मतलब क्या, इसको बोलते हैं रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। कि चलो मैं हूँ, समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जॉब कर रहा है एबीसी लिमिटेड में, उसने अपने खुद के कंपनी के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया 1 लाख में, जितना खर्चा हुआ ना उतना कंपनी आपको पैसा रिटर्न दे देगी, आपका खर्चा ना ये लो कंपनी की तरफ से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इस बंदे को 1 लाख का प्रॉफिट है, इनकम है। अभी ये इनकम टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है, लॉजिक समझा, राइट। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जितना खर्चा हो रहा है वो पूरा का पूरा अमाउंट हमारे कंपनी की फैसिलिटी है कि अपने मेडिकल के खर्चे कंपनी मुझे दे रही है। तो आप मुझे बताओ, मेरा मेडिकल का खर्चा मुझे मेरे जेब से करना चाहिए 1 लाख, बट वो पैसा मेरी कंपनी भर रही है, तो मेरे लिए प्रॉफिट है, इनडायरेक्टली इनकम है, तो दिस इज अवर इनकम। अब ये इनकम टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ट्रीटमेंट हम लोगों ने ओन हॉस्पिटल में लिया तो टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पैसा मिला, इनकम है, नो प्रॉब्लम, बट टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यहाँ तक समझा। फिर आता है रिएम्बर्समेंट ऑफ अदर हॉस्पिटल। रिएम्बर्समेंट ऑफ अदर हॉस्पिटल मतलब जरूरी है क्या कि हर एक कंपनी का अपना खुद का हॉस्पिटल हो, नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब ये एम्प्लॉय किसी एबीसी कंपनी का है, यस और नो, बट ये जाके ट्रीटमेंट कहाँ पे ले रहा है बोलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। क्या है वो, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। बट यहीं पे अगर इस बंदे ने ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में नहीं लिया, समझो किसी और जगह पे अप्रूव्ड हॉस्पिटल में लिया, कहाँ लिया, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हॉस्पिटल का मतलब समझते हो, एबीसी लिमिटेड सेज दैट कि हमारे कंपनी के सारे एम्प्लॉय इस हॉस्पिटल में जाएंगे, ऐसे डिसाइडेड है, बराबर है, इसको बोलते हैं अप्रूव्ड हॉस्पिटल, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, तो वो भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्टेड है। मतलब देखो वो एम्प्लॉय खुद के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है, खुद के कंपनी के हॉस्पिटल में, नो टैक्स, नो टैक्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है, नो टैक्स। अगर अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है तब भी नो टैक्स। बट अगर इनके अलावा कहीं और ट्रीटमेंट लिया तो जो पैसा उसको मिला मेडिकल का वो पूरा का पूरा टैक्स है। देन समझा जो मैंने बोला वो, राइट है, गुड। बट यही मेडिकल ट्रीटमेंट अगर उसने इंडिया के बाहर लिया, सोचो इंडिया के बाहर जाकर ट्रीटमेंट कर रहा है, दो खर्चे होते हैं, एक मेडिकल का कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, और जाने आने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा। इसमें रूल क्या होता है, देखो इसमें रूल ये है, जो मेडिकल कॉस्ट है ना वो आरबीआई बताएगी कितना एग्जेम्प्ट करना है, उस टाइम पे कितना एग्जेम्प्ट करो उतना एग्जेम्प्ट करेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एग्जेम्प्टेड है अगर हमारा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 2 लाख से कम है तो। मतलब मैं ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कंपनी का बाहर जा रहे हैं, इंडिया के बाहर,
उसका खर्चा हो गया 5 लाख, उसमें से 3 लाख ट्रैवलिंग, 3 लाख कॉस्ट है मेडिकल का, 2 लाख ट्रैवलिंग का है, तो 1 लाख ट्रैवलिंग का है, 4 लाख का कॉस्ट है। तो मेडिकल कॉस्ट 4 लाख है ना, उसमें से कितना एग्जम्प्टेड है कौन बताएगी? गवर्नमेंट, आरबीआई बताएगी, ठीक है। बच्चा कितना ट्रैवलिंग का? 1 लाख, 1 लाख मुझे मिला है, मतलब मेरे लिए इनकम है। अब वो टैक्सेबल है कि नहीं है? अगर हमारा टोटल इनकम 2 लाख से कम है तो दिस इज नॉट टैक्सेबल, बट अगर हमारा टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो दिस इज अ टैक्सेबल। समझा श्रावणी? क्लियर है मेडिकल ट्रीटमेंट? यस और नो? तो ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखते हैं प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड? कोई मुझे बता सकता है? पीएफ, ये फुल फॉर्म हो गया, और कुछ इसके बारे में बता सकते हो? हाँ ठीक है, अभी पीएफ में हमारे पास 4 टाइप्स है। एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ओके, यूआरपीएफ unrecognized provident fund, PPF public provident fund. In a PF we are having a 4 type of PF, that is a provident fund. अब देखो SPF क्या होता है? Statutory provident fund, ये ऐसा provident fund है ना जो गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड होता है, that is a statutory provident, clear है? Then next is what? Recognized provident fund, means a fund which is recognized or we can say that observed by the income tax department. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, उसको रूल करता है, उसको बोलते हैं आरपीएफ। अनरिकॉग्नाइज्ड मींस नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई रूल नहीं करता। एंड पीपीएफ मींस व्हाट? समझो मैं अभी जॉब पे ही नहीं हूँ, मैं जॉब पे हूँ कहीं पे नहीं, आई एम नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉई इन एनी कॉलेज, इन एनी इंस्टीट्यूशन, पर मुझे पीएफ चाहिए। तो जो लोग जॉब नहीं करते और उनको खुद को पीएफ का फैसिलिटी लेना है, उनके लिए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या है उनके लिए? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स, नथिंग एल्स। अब देखो एज्यूम, समझ लो कि पीएफ होता क्या है। समझो ये मिस्टर ए है, कहीं पे जॉब कर रहा है, कौन से कंपनी में जॉब कर रहा है बोलो? एबीसी लिमिटेड। मिस्टर ए को सैलरी मिलता है 10,000, कितना सैलरी मिल रहा है? 10। इसमें से एबीसी लिमिटेड एक 2,000 का अमाउंट डिडक्ट करके लेगी पीएफ के लिए, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। बट ये किसने किया बोलो? एम्प्लॉय ने किया ना, जो जॉब करता है उसने किया। मतलब समझो मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, तो मुझे जब सैलरी मिलेगा तो पीएफ का अमाउंट डिडक्ट होके मिलेगा। तो समझ लो मेरा सैलरी 10,000 है, बट मुझे मिल रहा है 8,000, इसका मतलब 2,000 मेरा पीएफ में कंट्रीब्यूशन चला गया, और ये मैंने किया है जो आई एम एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अभी मेरे बॉस ने जितना कंट्रीब्यूशन किया है, नॉर्मली जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया है ना, हमारा बॉस भी उतना ही देता है। मतलब मेरा पीएफ अकाउंट है, सोचो अभी ये मिस्टर ए का या तो हमारा पीएफ अकाउंट है, मेरे पीएफ अकाउंट में मैंने जमा हुआ किया पैसा है, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जितना कंट्रीब्यूशन मैं कर रही हूँ ना, उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारा बॉस भी करेगा, दैट इज एम्प्लॉयर, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कितना मिला? और 2,000 मिला, उसने दे दिया पीएफ में। अब पीएफ में 4,000 है, जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय ने, उसके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। Okay, now we are starting with this question of the income from salary. This is the individual question, that is only salary का question है, question number 10 of your textbook, ठीक है ना? निकालो question। Mr. C who is currently employed with the JSM Limited, Mr. C है जो जॉब कर रहा है JSM Limited में, furnishes with the following information and the details of monthly salary for the year ended 31st March 2025 is given below. तो we are having a salary which is a monthly salary, basic salary per month। अगर 1 month का salary है तो multiplied by what? 12, you got a salary for the full year, तो this is a taxable salary। में नॉर्मली जो जो बिजनेस सैलरी से मिलता है, जॉब से मिलता है, वो नॉर्मली टैक्सेबल हो जाता है। क्या क्या एग्जाम्पल है वो उस टाइम पे बता दूंगी। नेक्स्ट वन, डियरनेस अलाउंसेस पर मंथ। डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 1 मंथ का, जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है बेसिक का 25% एंड जनवरी से लेकर मार्च तक है बेसिक का 32%। तो इनका कैलकुलेशन करके ये भी ऐड हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंसेस, ओके। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड पर मंथ। नाउ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड पर मंथ इज अ डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बोला मैंने? ये इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर का ये डिडक्शन है, मतलब ये अमाउंट माइनस करने को अलाउड है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। ये इनकम नहीं है, इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। कब? पूरे इनकम के बाद, एंड में माइनस करेंगे। कितना अमाउंट? 120 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12, देन यू गॉट अ प्रोफेशनल टैक्स फॉर द फुल ईयर। देन टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंसेस 3,500। टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है ना, कि हम लोगों को ट्रैवलिंग के लिए हमारे कंपनी ने पैसा दिया। अलाउंसेस आर द इनकम्स। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है पता है? कि सैलरी के अलावा वी आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम रेगुलर बेसिस पे मिलता है, उसको बोलते हैं अलाउंसेस।
ओके मतलब हम लोग जॉब करते तो सैलरी तो मिल रहा है, बट हमारा बॉस हम लोगों को ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे दे रहा है, ये मंथली ले लो 1000 रुपए मंथली, जितना भी मिल रहा है, तो दिस इज इनकम फॉर अस। तो अगर कन्वेंस अलाउंस मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड अलाउंसेस मीन्स इनकम, देयरफॉर दिस इज अ टैक्सेबल, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद बोनस 20% ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस का बोनस मिल रहा है, बोनस इज ऑल्सो इनकम, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। नाउ मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ सी, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड कर रहा है, मतलब समझ लो आई एम द एम्प्लॉई, एम्प्लॉय मतलब पता है जो पर्सन काम करता है, एम्प्लॉय का मेडिक्लेम प्रीमियम का पैसा हमारे बॉस ने पेड किया, तो इनडायरेक्टली इट इज इनकम, इनडायरेक्टली हमारे लिए क्या है, इनकम है। अगर ये अपने लिए इनकम है तो ये क्या करेंगे, टैक्सेबल होना चाहिए। बट नाउ लिसन, अगर हमारा मेडिक्लेम प्रीमियम का पैसा हमारा बॉस दे रहा है तो ये इनकम है, बट इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लिखो वहां पे एग्जेम्प्टेड करके। मेडिक्लेम प्रीमियम विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारा मेडिक्लेम प्रीमियम हमारा बॉस पेड कर रहा है ना, हमारे लिए इनकम है, बट दिस इज एग्जेम्प्टेड इनकम, तो ये ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। जब भी आएगा ना कि हमारा मेडिक्लेम प्रीमियम का पैसा बॉस ने भरा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, समझा। ओके अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सम को। इनकम फ्रॉम सैलरी का सम करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हेडिंग आएगा कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। Here we have to write down what? Particulars, inner column of amount, outer column of amount. ऊपर always लिखना चाहिए what? Name of SSC. क्या नाम है इसका? Mr. C. लिख दो Mr. C. Then we have to write down assessment year as well as previous year. Assessment year आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, that is 25-26. तो previous year है 24 and 25. समझा कि नहीं समझा? ओके अब इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए लाइन में जाओ, सबसे पहला वाला सैलरी कौन सा है बोलो, बेसिक सैलरी। हाउ मच बेसिक सैलरी वी गेट, 5000 इनटू 12 कितना हो जाएगा, 60,000, राइट डाउन इन द आउटर कॉलम, हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डियरनेस अलाउंस, हाउ यू कैन फाइंड आउट डियरनेस अलाउंस, उसमें कहा पॉइंट नंबर 1 कैसे निकालेंगे डियरनेस अलाउंस, देखो अप्रैल से लेके कब तक बोलो, अप्रैल टू दिसंबर बोला है ना, कितना बोला है, 25% ऑफ बेसिक। अब ध्यान दो बेसिक कितना था, 5000 था, 5000 का 25% कितना होता है, और इसका मंथ, ये पर मंथ है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 9 करो, 11,250, ये हो गया एक। अभी उन्होंने बोला है जान से लेके कब तक, मार्च बोला है ना, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय वो कितना परसेंट है, 32 ना, तो 5000 का 32% कितना, 1600, कितने मंथ्स, 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, कितना, अब इनका दोनों का टोटल, सही है, ये हो गया डियरनेस अलाउंस विच इज टैक्सेबल। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोफेशन टैक्स माइनस होता है, तो इसको फिलहाल कुछ नहीं करेंगे एंड में। टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस ये इनकम है, कितना है बोलो, जितना इनकम है वो पूरा का पूरा आउटर में क्योंकि इनकम है ऐड कर दो। आफ्टर दिस बोनस, बोनस कितना मिल रहा है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बोला है ना, बोला है क्वेश्चन में कि बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस का कितना परसेंट, 20%। कैसे करेंगे देखो, बेसिक सैलरी कितना था, 60,000 था, डियरनेस अलाउंस बोलो कितना है, 16,050 है, इन दोनों का पहले करो टोटल, 76,050, यस, इसका कितना परसेंट, 20, समझा, बोला है ना बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 20%, तो व्हाट इज द बेसिक सैलरी 60,000, व्हाट इज द डियरनेस अलाउंस 16,050, मेक अ टोटल ऑफ बोथ ऑफ दिस, उनका 20%, हाउ मच, आई होप नो डाउट, बोनस समझा। आफ्टर द बोनस दे से दैट मेडिक्लेम प्रीमियम, बट मेडिक्लेम प्रीमियम एग्जेम्प्टेड है ना, लिखेंगे कैसे देखो, मेडिक्लेम प्रीमियम कितना पेड हो रहा है, हमारा बॉस कितना पे कर रहा है बोलो, 2,800 पेड कर रहा है ना, इसमें से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, पूरा का पूरा 2,800, तो आउटर में क्या हो जाएगा, नहीं, सही है, सम खत्म, सम और कुछ है क्या, नहीं। अब करो इनका टोटल, प्लीज करो इनका टोटल,
कितना 760, 94,760 इज अ ग्रॉस सैलरी। डन। ओके, अब इस ग्रॉस सैलरी में से हम लोग माइनस करेंगे, देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसमें डिडक्शंस आते हैं। उसमें पहला डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा डिडक्शन है प्रोफेशन टैक्स एंड और एक डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी होगा ईच एंड एवरी सम में, वो कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी विल बी 50,000 कंपलसरी, कोई भी सम होने दो। अच्छा, नेक्स्ट डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये क्या क्वेश्चन में नहीं है। प्रोफेशन टैक्स से थर्ड वाला डिडक्शन वो है, कितना है प्रोफेशन टैक्स बोलो जरा प्लीज, व्हाट इज योर प्रोफेशनल टैक्स? यस 120 पर मंथ है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 12 1440, राइट है। टोटल कितना हो जाएगा इनका? 51,440। दीज आर द डिडक्शन, और डिडक्शन क्या होता है? माइनस। तो इस इनकम में से इसको माइनस करो, 43,320 and this is known as a net taxable salary। ऊपर क्या था? क्रॉस सैलरी, उसमें से सारे डिडक्शन माइनस किए, वी गॉट अ नेट टैक्सेबल सैलरी। समझा कि नहीं समझा? इजी है सम। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 1-3। Now we are starting with the question number 13. In a question number 13, Mr. X is working in the ABC Limited and has given the details of his income for the previous year 24-25. ABC working condition में है और उसके income के details available है. You are required to compute his gross salary, assuming that taxpayers opt for the optional tax regime (OTR) from the details given below. Basic salary is a 1 lakh per annum per month. Basic salary कितने का है बोलो? 1 लाख है पर मंथ का, ठीक है। बेसिक सैलरी ये क्या होता है? टैक्सेबल है। 1 लाख पर मंथ है, हम लोगों को कैसे निकालना है? पूरे ईयर का। क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे बेसिक सैलरी, हाँ या ना? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, प्लीज करो कितना होता है? ऑब्वियसली 12 लाख। 12 लाख है, वी हैव टू राइट डाउन इन द आउटर कॉलम, yes or no? आफ्टर दैट बेसिक सैलरी के बाद डियरनेस अलाउंस है 80,000 पर मंथ है, इनमें से 50% बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अवेलेबल है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उसमें उसके लिए हम लोग डियरनेस अलाउंस यूज करेंगे, फिलहाल नहीं। वो रिटायर हो रहा है क्या? अभी नहीं, बट डियरनेस अलाउंस इज अ टैक्सेबल, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। कितना मिल रहा है डियरनेस अलाउंस? 80,000 पर एनम है, yes or no? तो डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, बोलो सही है। ओके, 96 लाख है क्या? नहीं, बराबर है 9,60,000। उसके बाद कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वी आर गेटिंग अ कमीशन, कमीशन इज आल्सो इनकम एंड इट इज रिसीविंग 1% ऑन योर टर्नओवर। टर्नओवर के ऊपर 1% है, तो पहले तो देखो टर्नओवर कितना है, क्वेश्चन में दिया है टर्नओवर, प्लीज चेक करो। यस, नीचे अवेलेबल है। तो 50 लाख का हमारा टर्नओवर है, उसके ऊपर वी आर गेटिंग अ कमीशन इज अ 1%। 1% मतलब कितना मिलेगा? 50,000। करके देखो प्लीज, 50 लाख के ऊपर 1%, हाँ या ना? कमीशन मिला, इनकम है, टैक्सेबल किया। देन टर्नओवर मतलब सेल्स है, वो इनकम नहीं होता, तो उसको छोड़ दो। बोनस इज आल्सो इनकम, राइट? तो बोनस आया, कितना अमाउंट मिल रहा है बोनस का, बोलो कितना? 4 लाख। पर मंथ वगैरह नहीं है ना, तो डायरेक्टली लिखा। उसके बाद आता है ग्रेजुटी। अब ग्रेजुटी का एक रूल है, ध्यान दो। ग्रेजुटी का मीनिंग होता है वन लमसम अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, मतलब हमारे एम्प्लॉयर से या तो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ गिफ्ट मिलता है, बख्शिश बोलते हैं हम लोग इसको, तो एक लमसम अमाउंट ग्रेजुटी में मिल रहा है। तो अभी रूल क्या है ना, ग्रेजुटी अगर इन सर्विस मिला तो सबको टैक्सेबल, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो या तो वो प्राइवेट एम्प्लॉय होने दो। अगर आपको ग्रेजुटी आप जॉब पे हो तब मिल रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो ये रिटायर है कि जॉब पे है? देखो जॉब पे, मतलब इन अ सर्विस ही इज रिसीविंग अ ग्रेजुटी, तो इट इज अ कंप्लीटली टैक्सेबल। तो कितना ग्रेजुटी उसको मिल रहा है, चेक करो जरा, कितना मिला? 2,50,000। इट इज अ कंप्लीटली टैक्सेबल ना, तो 2,50,000 का अमाउंट आउटर में लिख दोगे, इट इज अ टैक्सेबल बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन द सर्विस, राइट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए पैसे सेव किए। रिकॉग्नाइज फंड, आरपीएफ के लिए पैसे साइड में निकाला, खुद का कंट्रीब्यूशन है। खुद का कंट्रीब्यूशन इनकम होता है क्या? नहीं होता, छोड़ दो इसको, ये इनकम ही नहीं है, कहीं का भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ध्यान दो, मुझे 10,000 का सैलरी मिल रहा है, आई एम ए एम्प्लॉय और मेरा बॉस है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने मेरे ही सैलरी में से 2,000 डिडक्ट किया, अपने पास रखा और मुझे 8,000 का सैलरी मिला। आफ्टर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये 2,000 मुझे मिलेंगे, मेरे ही सैलरी के पैसे मुझे मिल रहे हैं, मेरे लिए इनकम है क्या? नहीं, तो ये अमाउंट इनकम नहीं है।
खुद का कंट्रीब्यूशन कभी इनकम नहीं होता, उसको छोड़ दो, ये 80C में जाता है। कहाँ जाता है ये? 80C, अंडर द डिडक्शन। कल मैंने डिडक्शन सिखाया ना, उसके 80C के डिडक्शन में जाता है कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। समझ में आ? ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द व्हाट? आरपीएफ। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है। एम्प्लॉयर मतलब कौन होता है? अपना बॉस। अब मुझे सोच बताओ कि हमारे इसके लिए अपना बॉस पैसे दे रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम है, तो इट इज इनकम। कितना इनकम है बोलो? कितना बोला है? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ लिखेंगे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। कितना मिल रहा है? बेसिक सैलरी का कितना परसेंट बोलो? 20%। व्हाट इज योर बेसिक सैलरी? चेक करो। 12 लाख का 20%, यस, कितना हुआ? 2,40,000 हुआ। ब्रैकेट में क्या बोला है? लेस व्हाट? कितना एग्जाम्प्ट करना है? उन्होंने खुद बोला है। कितना एग्जाम्प्ट करना है? मतलब इसमें 7,600। इन शॉर्ट आपको इतना ग्रेजुएट इनकम मिला, मतलब इतना पैसा मिल रहा है, उसमें से इतना एग्जाम्प्टेड है, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने खुद बोल के दिया है, उतना करो माइनस। बच्चा कितना? 32,000। दिस इज योर इनकम। क्लियर है? तो जितना एग्जाम्प्टेड बोला था उसको माइनस किया। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द आरपीएफ। आरपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला, इनकम है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बोलो प्लीज? 1,30,000 का इनकम मिल रहा है। उसमें से एग्जाम्प्ट कितना है? उन्होंने खुद बोला है। यस, जितना एग्जाम्प्ट बोला है उतना क्या करेंगे? माइनस करो। 95,000 माइनस कितना मिला? 35। खत्म। और कुछ इनकम बचे हुए? नहीं। मेक अ टोटल ऑफ ऑल दिस इनकम। दिस इज नोन एज अ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। बोलो टोटल कितना आ रहा है? कितना? सही लिखा है मैंने? 29,27,400। दिस इज नोन एज अ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। उसमें से हम लोगों को माइनस करने को अलाउड है व्हाट? डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन से सेक्शन का? 16 का। एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना अमाउंट होना चाहिए कंपलसरी? 50,000। बोला था ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा होता है 15,000। और क्या माइनस करने के लिए अलाउड है? प्रोफेशन टैक्स। क्वेश्चन में है क्या? चेक करो, शायद नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आता है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो गया? 50,000। करो 50,000 माइनस, एंड दिस इज नोन एज नेट टैक्सेबल सैलरी। हो गया सैलरी। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? तो सैलरी में ना हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं है, जितने भी हमारे इनकम्स है उनको हम लोग ऐड करेंगे एंड बाकी के कैलकुलेशंस करेंगे। समझ में आया? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.